नमस्कार दोस्तों। मैं हूं धनुष राजपूत। आपका स्वागत है हिडन ट्रूथ चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आमतौर पर कहा जाता है कि यदि ईश्वर किसी इंसान से कुछ छीन होता है तो उसे देता भी खूब है। 3 साल की रेखा से ईश्वर ने उसकी माँ कमलाबाई छीनी तो माँ समान भाभी शायरी दे दी। रेखा का पिता भी था कालबेलिया, राजस्थानी लोक कलाकार था, सुरीला गायक और कुशल नर्तक। भीख तक की इसी कला के बूते उसके परिवार की आजीविका चलती थी। भीख थी अपने परिवार के साथ सज्जन रोड नगर आजाद नगर में रहता था। पकना के परिवार में पत्नी कमला देवी के अलावा एकमात्र पुत्र सेरा थे तथा 3 पुत्रियां थीं। इन्हीं में सबसे छोटी थी रेखा। उसका जन्म 6 मार्च 1988 को जोधपुर के आसिया गांव में हुआ था। खन्ना ने पुत्र सराना को भी गायन एवं नृत्य में प्रवीण कर दिया था। कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए वह जहां चाहता सराना को साथ ले जाता। जिंदगी मजे से गुजर रही थी कि अचानक कमला किसी बीमारी की चपेट में आ गई। बीमारी भी ऐसी कि एक बार खाट से लगी तो फिर उसकी अर्थ ही उठी। उन दिनों रेखा मात्र 3 वर्ष की थी। पखना अपनी बड़ी पुत्री इंदिरा का विवाह पहले ही कर चुका था। अतः कमला के आकस्मिक निधन के उपरांत घर अस्त व्यस्त होगा गया। सबसे बड़ी समस्या रेखा को संभालने और उसकी देखभाल करने की थी। परिजनों तथा शुभचिंतकों ने भीखत को सलाह देना शुरू कर दी। यूं अकेले जीवन नहीं गुजरा करता। छोटी छोटी चीजों के लिए भी बड़े बड़े कष्ट भोगना बुद्धिमत्ता नहीं है। अपने लिए ना सही तो बच्चों के लिए ही दूसरा विवाह कर लो। भीख को परोक्ष अनुभव तो नहीं था, किंतु उसने सौतेली माओं के बहुत सारे खूंखार किस्से सुने थे। इसीलिए वह अपनी संतानों पर सौतेली मां का काला साया नहीं डालना चाहता था। लिहाजा उसने मल्ला की यादों के सहारे ही जीवन बिताने और पुनर्विवाह न करने का निर्णय किया। समस्या नन्ही रेखा को संभालने और गृहस्थी की देखभाल करने की थी, सो इसका उपाय भीख ने सोच लिया। सैरानाथ ने युवावस्था की पायदान पर कदम रख लिया था, सो भीखनाथ ने उसके ही सिर पर सेहरा बांध दिया। उसने सैरानाथ का विवाह सजातीय नवयुवती शायरी से कर दिया। इलाके में शायरी की पहचान स्थापित लोक कलाकार के रूप में थी। राजस्थान के बहुचर्चित लोक नृत्य कालबेलिया कि वह प्रवीण नृत्यांगना मानी जाती थी। इसके अलावा कुछ दूसरे लोक नृत्यों में भी वह पारंगत थी। इसके अलावा वह कुशल गृहिणी भी थी। शायरी ने भीक्त के घर के साथ नन्ही रेखा को भी संभाल लिया। दुनिया ने देखा ईश्वर ने कमला को रेखा से छीना तो उसे शायरी को दे दिया। शायरी ही उसकी भाभी, मां, दोस्त, सखी और गुरु बन गए। गृहस्थ में रमने के बावजूद शायरी लोक कला जगत से अलग नहीं हुई थी। उसके ससुर और पति भी लोक कलाकार थे। अब कुशल कालबेलिया नृत्यांगना बहू बनकर घर में आ गई तो घर में ही कलाकारों की टकरी बन गई। सराना औसत शिक्षित होने के साथ समझदार भी था। दुनिया के चलन से भी वह वाकिफ था। वह जानता था कि कला से घर बैठे आजीविका नहीं चलाई जा सकती, उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ती है। अतः सेरानाथ ने कुछ ग्रुपों, होटलों तथा क्लबों से अनुबंध कर लिया। राजस्थान में देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। सीजन में तो सैलानियों की भरमार हो जाती है। उन्हीं के मनोरंजन के लिए राजस्थानी लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अनुबंध का सुपरनाम यह रहा कि कलाकारों की घरेलू टकरी के पास काम की कमी नहीं रही। पैसा तो मिलता ही था। देश विदेश में उनके नाम का डंका भी बजता था। विदेशी सैलानी उनकी वीडियो फिल्म बना ले जाते और स्वदेश में उसका प्रदर्शन करते। वीडियो फिल्म के एवज में घरेलू टिकरी को अलग से पैसा मिलता। शायरी जब घर पर होती तब नियमित रूप से अभ्यास करती थी। रेखा उसे गौर से नाचते देखती और उस जैसी ही भाव भंगिमा एवं मुद्राएं बनाती और वैसे ही स्टेप्स करने का प्रयास करती। कहावत है, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। शायरी भी कला की जहरी थी। जल्द ही उसने जान लिया कि नन्ही ननद रेखा अनगढ़ पत्थर है, लेकिन यदि इसे तराशा जाए तो बेशकीमती नगीना बन सकती है। बस फिर क्या था, शायरी ने रेखा को कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया।
रेखा को कला विरासत में मिली थी और ईश्वर की भी कृपा उस पर थी। सो 1 साल में ही वह बेहतरीन कालबेलिया डांस करने लगी। मात्र 4 वर्ष की आयु में रेखा ने मंच पर प्रस्तुति दी तो दर्शकों ने उस पर नोटों की बारिश कर दी। हर किसी की जुबान पर एक ही वाक्य था, 4 साल की लड़की का। अभी यह जलवा है, जवानी में तो यह देश विदेश में खूब नाम कमाएगी। कलाकार पैसे का कम, प्रशंसा का अधिक भूखा होता है। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि उसने जो प्रस्तुति दी है वह दर्शकों को पसंद आई है। रेखा मात्र 4 वर्ष की बच्ची थी, मगर निछावर होते नोटों और वाहवाही से इतना समझ गई थी कि उसके नृत्य ने दर्शकों का मन मोहा है। इसीलिए वह भी खुश थी। घर लौटकर शायरी ने उसे और प्रेरणा दी। रेखा, मैं पहले ही समझ गई थी कि दूसरी लड़कियों से तुम अलग हो। तालियों की गूंज ने मेरा विश्वास सही साबित कर दिया। तुमने भी देखा होगा कि लोग तुम्हारी नृत्य कला की कितनी प्रशंसा कर रहे थे। आज जो दाद मिली, अपनी मेहनत से तुम्हें इसे कम नहीं होने देना है, बल्कि लगातार बढ़ाना है। मन लगाकर सीखो, आने वाला कल तुम्हारा होगा। रेखा और मन लगाकर सीखने लगी। शायरी उसे केवल सिखाती ही नहीं, पति ससुर के साथ उससे भी मंच पर प्रस्तुति करा। घरेलू कलाकार अब 3 नहीं रह गए थे, 4 हो गए थे। वक्त के साथ रेखा की उम्र बढ़ी तो उसकी कला भी निखरती गई। रेखा ने जातिगत कालबेलिया नृत्य तक ही अपनी सीमा नहीं रखी, बल्कि ठुमरी, भावनी, दरवेश आदि लोक नृत्यों में भी महारत हासिल कर ली। सो परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में रेखा कालबेलिया की धूम मच गई। उच्च स्तरीय मंचों पर प्रस्तुति देने के लिए उसे देश के विभिन्न भूभागों से आमंत्रित किया जाने लगा। उसके कुछ वीडियो एल्बम भी बने। तेज से निकलकर रेखा की फ्यावी देशों में पहुंची तो राजस्थानी लोक नृत्य के प्रदर्शन के लिए उसे वहां भी आमंत्रित किया जाने लगा। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, दुबई आदि लगभग 20 देशों में रेखा ने अपनी कला का प्रदर्शन करके भारत का नाम ऊंचा किया। एक सफल व्यक्ति को जीवन में जो चाहिए होता है वह सब भी रेखा को मुहैया था। ईश्वर ने रेखा से मां छीनी थी तो उसे सफलता की ऊंचाइयां प्रदान की थी, ऐसी बुलंदी जिस पर उसके परिवार का कोई सदस्य कभी नहीं पहुंचा था। रेखा व उसके परिवार के पास नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ था। बेहद मजे से उसकी जिंदगी बीत रही थी कि एक दिन अचानक ही दिलीप नाथ की काली नजरें रेखा पर पड़ गई। दिलीप नाथ जिला जोधपुर के ग्राम नौसर का निवासी था। उसका पिता पारसनाथ भी लोक कलाकार था। दिलीप का एक बड़ा भाई था, धर्मनाथ, पिता के साथ। वह भी मंच पर लोक कलाओं की प्रस्तुति दिया करता था। चूंकि पारसनाथ और धर्मनाथ अनपढ़ थे, लोक कला की मार्केटिंग का भी उन्हें ज्ञान नहीं था। सो उनकी आजीविका भी धूर्तमूल थी। पिता व भाई दिलीप को भी अपने साथ मंच पर प्रस्तुत करना चाहते थे, मगर उसे मौज मस्ती से फुर्सत नहीं थी। सन 2012 के आरंभिक दिनों की बात है। जोधपुर के एक होटल में रेखा का कार्यक्रम था। सहयोग से दिलीप भी किसी काम से वहां पहुंच गया। उसने रेखा को मंच पर बिजली की तरह कड़क से देखा तो देखता रह गया। उसने बहुत सारी युवतियों को कालबेलिया नृत्य करते देखा था, किंतु रेखा की बात ही निराली थी। अपलक निहारता दिलीप तय नहीं कर पाया कि रेखा अधिक सुंदर है या उसका नृत्य रेखा कालबेलिया थी। दिलीप भी कालबेलिया था, इसलिए संबंध निकालकर वह रेखा तक पहुंचने में सफल हो गया। मंच पर प्रस्तुति देने के बाद उस समय रेखा कुर्सी पर बैठी सुस्ता रही थी। दिलीप ने उसे अपना परिचय दिया, फिर उसके समीप ही कुर्सी खींचकर बैठ गया। बोला, वाह रेखा जी, आप क्या खूब बेदाग नाचती हैं। अपने गुरु का नाम बताएं, मैं यहीं से उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं। रेखा मुस्कुराई। मेरी सखी, मेरी मां, मेरी शुभचिंतक, मेरी गुरु, मेरी भाभी शायरी है। आज मैं जो कुछ हूं उनकी ही बदौलत हूं। दिलीप ने हाथ जोड़कर माथे से लगाए। भाभी, गुरु प्रणाम। रेखा हंसने लगी। दिलीप के मन की बात जुबान पर आ गई। रेखा जी, आप बहुत सुंदर हैं। देश विदेश में रेखा को ऐसे कंप्लीनोस बैठा बातें करता रहा। सभी दर्शकों की ओर से रेखा की प्रस्तुति की पुनः मांग होने लगी। तब तक रेखा सुस्ताकर चुस्त दुरुस्त हो चुकी थी, अतः यह दिलीप से विदा लेकर पुनः मंच पर पहुंच गई। रेखा से पहली मुलाकात ही दिलीप के दिल पर असर कर गई। वह उसे लेकर हसीन ख्वाब देखने लगा।
दिलीप ने अपना एक सूत्रीय कार्यक्रम बना लिया। जहां कहीं भी रेखा का प्रोग्राम हो, जुगाड़ लगाकर वहां पहुंचो। हर बार वह रेखा से मिलता, उसके रूप सौंदर्य तथा बेदाग कला की प्रशंसा करता। हर बार उसकी कोशिश रेखा को रिझाने की होती थी। दरअसल दिलीप के मन में रेखा के प्रति प्रेम जाग गया था। वह रेखा से विवाह भी करने का इच्छुक था। अलबत्ता दोनों के बीच असमानता की ऐसी खाई थी जिसे पाटने या लांघन का वह प्रयास नहीं कर पा रहा था। दिलीप निजी प्रयासों तथा सूत्रों से रेखा की बाबत बहुत कुछ जान चुका था। वही यह भी जान गया था कि रेखा एक बड़ी लोक कलाकार है, पूरे देश में जानी पहचानी जाती है, तो दुनिया के 20 देशों में भी जाकर अपनी कला का डंका पीट आई है। रेखा के मुकाबिल दिलीप की हैसियत शून्य थी। इसी के चलते उसके मन में हीन भावना थी। शायद यही वजह थी कि दिलीप सीधे तौर पर रेखा से प्रेम निवेदन नहीं कर सका। उसकी चाहत एक तरफा ही रही। दूसरी ओर रेखा के मन में दिलीप के प्रति किसी प्रकार की कोमल भावना नहीं थी। देश विदेश में रेखा के हजारों प्रशंसक थे। रेखा का मानना था कि दिलीप भी उनमें से एक है। इसी कारण वह दिलीप को तब तक याद रखती थी जब तक कि वह सामने आकर उसकी तारीफ करता था। दिलीप के सामने से हटते ही रेखा उसे भूल जाती थी। दिलीप को याद रखने या उसे याद करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। दिलीप उसके किसी भी प्रोग्राम में मिलता तो वह साफ दिल से हंस बोल लेती। रेखा का यूं हंसना मुस्कुराना बात करना दिलीप के दिल पर लगातार गजब ढा रहा था। वह उससे प्रेम निवेदन करना चाहता था, किंतु उचित समय की प्रतीक्षा थी। दरअसल दिलीप का विचार था कि मोहब्बत को अभी और गहरी होने दिया जाए। जब रेखा उसके प्यार में बावली हो जाएगी, उसे पाने के लिए जल बिन मछली की तरह तड़पने लगेगी, तब वह उसे प्रपोज करेगा। उस समय तक प्रेम का उन्माद आप दोनों के बीच की असमानता को मिटा चुका होगा। रेखा ना तो देश विदेश में प्रसिद्ध लोक कलाकार होगी, ना वह सड़क का आदमी। वे केवल एक दूसरे को पाने के लिए बेताब प्रेमी होंगे। एक और दिलीप अपने ने मंसूबे बना रहा था। दूसरी ओर भीखनाथ आदि रेखा के हाथ पीले करने की योजना पर अमल करने को तैयार थे। रेखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लोक कलाकार थी। इसके बावजूद उसके अंदर पारिवारिक संस्कार विद्यमान थे। ना किसी से उसने आंख लड़ाई हुई थी, ना किसी को सपनों का राजकुमार बनाया हुआ था। सादा जीवन, उच्च विचार। रेखा का मानना था कि परिवार के बड़े जो करते हैं, छोटों की भलाई उसी में होती है। इसीलिए जब परिजनों ने उसके भावी जीवन साथी के रूप में स्थान लोक कलाकार क्षेणानाथ को चुना, तो उसने उनका निर्णय सिरमाथे पर स्वीकार कर लिया। 20 अक्टूबर 2012 को धूमधाम से रेखा का विवाह क्षेणानाथ से हो गया। शादी के बाद क्षेणानाथ भी ससुर की टीम से जुड़ गया। परिवार के अब 5 कलाकार हो गए। भीखत सेराथ शायरी, रेखा और क्षेणानाथ। सेरा था ने भिन्न भिन्न लोक कलाओं में पारंगत कुछ अन्य कलाकारों को भी अपने साथ जोड़कर अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। देश हो या विदेश प्रस्तुति के लिए पूरी टीम साथ जाती थी दूसरी। और परिस्थितियों ने कुछ ऐसे मोड़ लिए कि दिलीप नाथ भी विवाह के बंधन में बंध गया। परिजनों के दबाव में दिलीप ने निशा से विवाह तो कर लिया बोबा, किंतु मन से उसे पत्नी स्वीकार नहीं कर सका। उसके हवास पर रेखा ही छाई रही। मन ही मन में वह ख्याली पुलाव पका रहा। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। गलती मेरी है। संकोच में ना पड़कर मुझे प्रेम निवेदन कर देना चाहिए था। मैंने प्रपोज नहीं किया तो रेखा मुझे मन से क्षेणानाथ की हो गई। जैसे मैं रेखा को नहीं भूला हूं, वैसे ही रेखा के भी मन में मेरे लिए तड़प होगी। मेरे प्रपोज करते ही वह लपक कर मेरे गले से लग जाएगी और बिलख कर रोने लगेगी। मैं उसके आंसू पोंछ कर कहूंगा, रेखा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने पति को छोड़ दो। मैं अपनी पत्नी से छुटकारा पा लेता हूं, उसके बाद हम विवाह कर लेंगे। दिलीप के मन में फितूर समाया तो वह रेखा से प्रेम निवेदन करने का मौका तलाश करने लगा। रेखा के सामने उसकी हेठी ना हो, रेखा उसे कमतर ना समझे। इसके लिए वह पिता व भाई के साथ पारिवारिक धंधे में रुचि लेने लगा। पारसनाथ धर्मनाथ द्वारा मंच पर दी जाने वाली प्रस्तुति का यह भी एक अंग बन गया। एक दिन की बात है। रेखा कहीं से घर की ओर लौट रही थी कि इत्तेफाक से
रास्ते में दिलीप से उसका सामना हो गया। रेखा को अकेला देख दिलीप की मोहब्बत जोश मारने लगी। उसे लगा अरसे से उसने अपने अंदर मोहब्बत की जो क्षमा रोशन कर रखी हो, अब उसका उजाला फैलाने का समय आ गया है। आमना सामना होते ही रेखा के पैर ठिठक गए। देश विदेश में रेखा के हजारों प्रशंसक थे। उनके ना तो उसे नाम याद थे, ना चेहरा सामने आया। तारीफ सुनी और मस्तिष्क से निकाल दिया, क्योंकि दिलीप नाथ स्थानीय युवक था। नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखता था। अनेक बार मिल चुका था। सो रेखा उसे भूली नहीं थी। वह उसे शक्ल ही नहीं, नाम से भी जानती पहचानती थी। दिलीप ने औपचारिक अभिवादन किया तो रेखा के भी अधरों पर मुस्कान खिल गई। कैसे हो दिलीप नाथ? वैसा ही हूं जैसा मुझे होना चाहिए। दिलीप के कथन का आशय था कि प्यार की ठंडी आग में जलने वाले जैसे होते हैं, जिनकी महबूबा आंखों के सामने होकर भी बाहों से बहुत दूर होती है। यह दीगर बात है कि रेखा उसके अभिप्राय की गहराई में ना उतर सकी। उसे देखते हुए मुस्कुराती रही। दिलीप ने बात आगे बढ़ाई। उसने एक स्थानीय होटल का नाम लिया। 2 दिन पहले वहां आपका डांस देखा कसम से। रेखा, आप बिजली हो। मैं भी कालबेलिया डांसर हूं। हर बार आपके डांस में कमी या खामी ढूंढने का प्रयत्न करता हूं, मगर हर बार बेदार पाता हूं। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। शुक्रिया। रेखा, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। दिलीप के शब्दों में हट था। आज आपको मेरे साथ एक कप कॉफी पीनी होगी, कि तभी मैं समझूंगा कि आपने मेरी तारीफ कबूल की। आज मैं जल्दी में हूं, फिर कभी कॉफी में आपका साथ जरूर दूंगी। 10 मिनट की तो बात है। कॉफी खत्म होते ही आप अपने रास्ते चली जाना। मैं अपनी राह पकड़ लूंगा। रेखा अपने प्रशंसक का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। रेस्तरां भी सामने था, सो वह उसके साथ कॉफी पीने को राजी हो गई। वे दोनों रेस्टर के फैमिली केबिन में जाकर बैठ गए। वेटर आया तो दिलीप नाथ ने उसे कॉफी एवं स्नैक्स का ऑर्डर दिया। वेटर के जाने के बाद दिलीप ने केबिन का पर्दा खींच लिया और रेखा को प्यार की निगाह से पलक निहारने लगा। रेखा मुस्कुराई। यूं क्या देख रहे हो? आप वाकई बेहद हसीन हैं। रेखा के लिए ऐसा जुमला सुनना कोई नई या विशेष बात नहीं थी। उसका हर प्रशंसक यही वाक्य कहता था। रूप की प्रशंसा का रेखा के पास एक ही जवाब होता था, शुक्रिया। उस दिन रेखा ने दिलीप को शुक्रिया नहीं कहा। मुस्कुराकर बोली, आप इतनी बार मेरी खूबसूरती की तारीफ कर चुके हैं कि मुझे डर लगने लगा है कि कहीं अपने हुस्न पर मुझे घमंड ना हो जाए। दिलीप धीमे से हंसा। मैं झूठी तारीफ नहीं करता। आपका हुस्न वाकई तारीफ के काबिल है। तभी केबिन का पर्दा हटाकर वेटर आया और ऑर्डर की चीजें टेबल पर रख गया। वेटर के जाते ही दिलीप ने पुनः पर्दा खींच लिया। रेखा और दिलीप स्नैक्स के साथ कॉफी सिप करने लगे। कुछ देर तक दिलीप उसे टकटकी लगाकर देखता रहा, फिर बोला, रेखा जी, आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। दिलीप। रेखा मुस्कुराई। तारीफ एक बार की अच्छी लगती है। थोड़ी थोड़ी देर में एक ही बात दोहराना शर्मिंदगी पैदा करने लगता है। आप वाकई सुंदर हैं, इसलिए एम की बात जुबान पर आ जाती है। रेखा हंसने लगी। एक बार फिर शुक्रिया। रेखा, मन की एक और बात बोलो। वह भी कह दीजिए। मैं आपसे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। शादी और मुझसे? रेखा हतप्रभ रह गई। क्या आप नहीं जानते कि मैं शादीशुदा हो जानता हूं? दिलीप मानो शून्य में खो गया। मुझे यह भी एहसास है कि प्रपोज करने में लेट लतीफ रहा, वरना आज आप मेरी पत्नी होती। रेखा को ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा था, सो वह असहज हो गई। आप मुझे प्यार करना छोड़कर मेरी कला को प्यार करते रहे तो बेहतर होगा। आपकी कला का मैं दीवाना हूं, मगर प्यार आपको करता हूं और करता रहूंगा। दिलीप के मुख से मानो उसका जुनून बोल रहा था। आपकी तरह मैं भी शादीशुदा हूं, लेकिन उससे हमारे प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्षेणानाथ को छोड़ दें, मैं निशा को तलाक दे दूंगा। उसके बाद हमारी शादी का रास्ता साफ। रेखा के तेवर एकदम बदल गए। मैं तुम्हें कला प्रेमी और शरीफ आदमी समझती थी, इसलिए हंस हंस कर दो बातें कर लेती थी। आज मुझे पता चला कि तुम या तो सनकी हो या गिरी हुई, सोच वाले घटिया इंसान हो। कॉफी का प्याला आधा ही छोड़कर वह उठ खड़ी हुई। आइंदा मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश मत करना। उसने केबिन का पर्दा हटाया और तेजी से बाहर निकल गई। दिलीप केबिन में बैठा सोचता रहा। प्यार में बड़ी ताकत होती है,
देखना इसी प्यार के धागे से रेखा मेरे पास खींची चली आएगी। वह भी नाथ, मैं भी नाथ। हमारी शादी में किसी किस्म की अड़चन नहीं है। उस दिन के बाद दिलीप हाथ धोकर रेखा के पीछे पड़ गया। दिलीप ने रेखा का पीछा करके उसका घर देख लिया था, मगर वहां जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जहां कहीं रेखा का प्रोग्राम होता, दिलीप वहां पहुंच जाता। एकांत में मिलने का मौका भी प्राप्त कर लेता। उसके बाद अपनी तड़प बयान करने लगता। रेखा, मैं सच्चा आशिक हूं। युग बीत जाते हैं, सदियां निकल जाती है, तब कहीं जाकर मुझ जैसा एक सच्चा प्रेमी पैदा होता है। मेरा प्यार स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि दुनिया में आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा। रेखा पहले दिलीप को झरकन की मानकर प्यार से समझाने लगी। तुम्हारा प्यार का दावा सरासर गलत है। जरा सोचो, 2 घर और 4 जिंदगियों का सवाल है। इंसान को वह हर चीज नहीं मिल जाती जिसे पाना चाहता है। मुझे प्यार करने की सनक छोड़कर तुम निशा पर ध्यान लगाओ। वह तुम्हारी बीवी है। प्यार के लिए वह भी तुमसे आंस लगाती होगी। रेखा की हर समझाइश बेकार जाती है। दिलीप मानो चिकना घड़ा बन चुका था। सोते जागते रेखा, उठते बैठते रेखा, ख्वाबों में रेखा, ख्यालों में रेखा। दिलीप ने ना जाने कैसे रेखा का पर्सनल मोबाइल नंबर मालूम कर लिया और उसे बार बार फोन करके अपनी मोहब्बत की दुहाई देने लगा। रेखा, ना तुम्हारी जुदाई सह पाना मेरे लिए मुमकिन हो रहा है, ना तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त कर पाने की हिम्मत रह गई है। बहुत हो गया रेखा, बस करो मेरी हो जाओ, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। दिलीप किसी एक नंबर से नहीं, बल्कि अलग अलग नंबरों से बात करता था। इसीलिए रेखा से हर बार उसकी बात हो जाती। दिलीप की कॉल से तंग आकर रेखा अधिकतर फोन बंद रखने लगी। वह जब भी फोन खोलती, किसी नए नंबर से लगातार डायल कर है से उसकी बात हो जाती। रेखा द्वारा प्रेम निवेदन स्वीकार न करने पर दिलीप पहले आत्महत्या की धमकी दिया करता था। फिर बाद में उसने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया और रेखा की जान लेने की धमकी देने लगा। अपनी जान लेकर मैं तुझे दुनिया में मौज करने के लिए छोड़ जाऊं, ऐसा मूर्ख मैं नहीं हूं। तू मेरी नहीं हुई तो क्षेणा नाथ की भी नहीं हो सकेगी। मैं तुझे जान से मार दूंगा। रेखा का मानना था कि यह दिल जले और खपत आशिक की गीदड़ भभकी है। दिलीप में इतना साहस नहीं है कि उसका अहित कर सके। रेखा की यही भूल उसके लिए जानलेवा साबित हुई। उसे सही तरीके से इल्म नहीं था कि दिलीप की सनक बहुत तेजी से हिंसा में परिवर्तित हो गई है। वह सिर्फ कह नहीं रहा, उस पर बेहिचक अमल भी कर सकता है। 30 जनवरी 2014 को शाम 5 बजे से उदयपुर के सितारा होटल में रेखा की प्रस्तुति थी। हिंसक हो रहे दिलीप ने अपनी कमर में चाकू खोसा और दूध मलाई। चौक पर पहुंचकर रेखा का इंतजार करने लगा। उसे पता था कि सितारा होटल जाने के लिए रेखा इसी चौक से होकर गुजरेगी। 4:30 के आसपास रेखा अपने ग्रुप की 2 कलाकारों नीरजा और फाल्गुनी के साथ ऑटो से आती दिखाई दी तो दिलीप बीच सड़क पर दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। आगे जाने का रास्ता बंद होने पर ऑटो चालक भम सिंह को ब्रेक लगाना पड़े। रेखा ऑटो से सिर निकालकर गुरई, दिलीप, ये क्या तमाशा है? तमाशा तो तुमने मेरा बना रखा है। दिलीप ने कमर से चाकू निकाल लिया। मेरा प्यार कबूल कर लो और चलो मेरे साथ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रेखा के सिर पर काल मंडरा रहा था, सो वह ऑटो से सड़क पर उतर गई और तन करर बोली, जाम क्या बुरा होगा, जान से मार दोगे मुझे। उसने मुंह बिचकाया, बड़ा आया मारने वाला। मैं तेरी कोरी धमकियों से डरने वाली नहीं। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। रास्ते से हट, मुझे जाना है। रेखा ने ऑटो की ओर मुड़ना चाहा, तभी दिलीप ने उस पर चाकू से वार कर दिया। खच से चाकू पेट में घुसा। रेखा दिलीप ने चाकू खींच लिया। जख्म से खून बहने लगा। जान बचाने के लिए रेखा भागी तो दिलीप ने दौड़कर पकड़ लिया और चाकू के प्रहार से उसे गोद दिया। इसके बाद दिलीप ने फरार होने के लिए एक युवक से बाइक छीनने का प्रयास किया। इस कोशिश में उसके हाथ से चाकू गिर गया। उसी क्षण का लाभ उठाकर मौके पर जुटी भीड़ ने दिलीप को पकड़ लिया। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। गंभीर रूप से घायल रेखा को एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में थाना घंटाघर में धारा 300
2 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। 31 जनवरी को दिलीप को अदालत में पेश किया गया, जहां से वह जेल भेज दिया गया। दोस्तों का कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।